छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे, जिसमें हम आपको मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ न्यायालय और न्यायपालिका के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम राज्य के राज्यपालों के बारे में आपको अध्ययन करवाए थे और आने वाले वीडियो में हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। इसीलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री ही कहलाते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान होता है। राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है। तो जो विधानसभा में जो बहुमत जो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के विधायक होते हैं उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य देखिए, तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका की शक्ति मुख्यमंत्री में रहती है और उसकी शक्तियां, उनके कार्य निम्नानुसार है। मंत्रिमंडल का गठन करना, मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करके नामों की सूची राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल उन्हें ही मंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही राज्यपाल मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों से त्याग पत्र भी ले सकता है। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री की शक्तियां होती है, उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री की शक्तियां होती है। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों के बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। यह आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों को उनके विभाग से संबंधित कार्य के लिए निर्देश दे सकता है। जब कोई प्रकरण दो मंत्रियों से संबंधित हो तो मुख्यमंत्री आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं। और उसी प्रकार से विधानसभा एवं राज्य का नेतृत्व, मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। वह शासन की नीतियों की घोषणा सदन में करता है। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों के वक्तव्यों का स्पष्टीकरण देता है और राष्ट्र और अन्य स्थानों पर वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह राज्य का प्रधान प्रवक्ता होता है। मंत्रियों और राज्यपाल के बीच की कड़ी, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रियों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह मंत्रियों के निर्णयों के संबंध में राज्यपाल को सूचना देता है। मंत्रिपरिषद, प्रदेश में मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री हुआ करता है और मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रियों के तीन प्रकार देखिए, तो सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को सभी मंत्रियों को मानना पड़ता है। सदन में किसी एक विभाग या मंत्री के विरुद्ध निर्णय सारी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निर्णय माना जाता है। शासन की नीतियों का निर्धारण करना, तो राज्य की समस्त नीतियों का निर्धारण, राज्य के लिए विकास योजनाएं बनाना, राज्य के शांति एवं व्यवस्था कायम करना और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना मंत्रिपरिषद के कार्य हैं। और विधायी शक्तियां, संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल एवं व्यवस्थापिका परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंध रखते हैं। इस कारण विधायी क्षेत्र में मंत्रिपरिषद शक्तिशाली होता है। इन विषयों पर सरकार कानून बनाना चाहती है और वो संबंधित विधेयकों का प्रारूप मंत्रिमंडल तैयार कर उन्हें विधानमंडल में प्रस्तुत करता है तथा पारित करता है। फिर आता है वित्तीय शक्तियां, राज्य के लिए वित्त नीति का निर्धारण क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद ही करते हैं। वार्षिक बजट बनाना तथा उसे पारित करने का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का है। इस तरह स्पष्ट है कि राज्य की वास्तविक शक्ति राज्यपाल के हाथ में न होकर मंत्रिपरिषद और प्रमुख मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री के कार्य हुए। और अब हम देखते हैं न्यायपालिका उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार संघ के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। संविधान के 24वें संशोधन के द्वारा संसद यदि चाहे तो विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। जनता की सुविधा के लिए इसकी सहायक संघपीठ ग्वालियर और इंदौर में रखी गई है। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जबलपुर में है। और सहायक संघपीठ कहाँ है? तो ग्वालियर और इंदौर में है। उच्च न्यायालय का गठन, तो देखिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करना,
तो राज्य के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। तो नंबर 1 कार्य हो गया इनका न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो किस प्रकार से करते हैं देख लिया आपने। फिर न्यायाधीशों की संख्या, संविधान के अनुसार राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। कार्य और वेतन और भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। वे चाहे तो समय से पूर्व त्यागपत्र भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति महाभियोग के आधार पर उन्हें पद से हटा सकता है। उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद करती है। पद पर बने रहने के दौरान वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो और भारत क्षेत्र के किसी न्यायालय में जिला एवं सेशन जज होने पर 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, या वह किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में निरंतर 10 वर्ष तक एक एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। राष्ट्रपति के विचार में उसकी ख्यातियाँ प्राप्त न्यायविद हो। अन्य बातें तो ये न्याय है कि अन्य बातें, न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पूर्व अपने पद की शपथ लेनी होती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श कर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों या न्यायाधीश का स्थानांतरण कर उच्च न्यायालय के से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। सेवानिवृत्त उपरांत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिस राज्य में न्यायाधीश रहा हो वहाँ तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, किंतु वे अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। न्यायाधीशों के कार्यों की आलोचना नहीं की जा सकती। संसद और विधानमंडलों में इन न्यायालयों के निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती। न्यायालय की मानहानि करने वाले व्यक्ति को उच्च न्यायालय दंडित करने का भी अधिकारी है। उच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य देखिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इनका आशय उन प्रकरणों से है जिसमें केवल उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर आता है संविधान के संबंधित विवाद। संविधान के लिए अनुच्छेद से संबंधित विवाद उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत हैं। अपने किसी फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील किया जाने की अनुमति उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है। और अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में यदि कोई ऐसा प्रकरण है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई बिंदु है तो ऐसे प्रकरण को उच्च न्यायालय अपने यहाँ मंगवाने का निर्णय रखती है। मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद, उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है। ये अपीलें 2 प्रकार की होती है, दीवानी अपील और फौजदारी अपील। उसी प्रकार से देखते हैं दीवानी अपीलों के अंतर्गत जिला न्यायालयों के उन निर्णय के विरुद्ध अपीलें उच्च न्यायालय में की जा सकती है जहां प्रकरण एक मानक मूल्य से ज़्यादा का हो। फौजदारी मामलों के अंतर्गत किसी फौजदारी प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायालय में 10 वर्ष या उससे ज़्यादा की सजा दी गई हो तो उसे मृत्युदंड दिया गया हो तथा न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड का क्रियान्वयन तब ही हो सकता है जब उच्च न्यायालय उस सजा की पुष्टि करता हो। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। वह अधीनस्थ न्यायालयों का कार्य प्रणाली तय करती है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी प्रकरण को सीधे अपने यहाँ मंगवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण उच्च न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार, उच्च न्यायालयों को उस बात की जांच करने का अधिकार है कि कोई भी केंद्रीय विधि या राज्य की विधि या प्रशासनिक आदेश संविधान के विरुद्ध तो नहीं। यदि न्यायालय यह अनुभव करते हैं कि संबंधित विधेयक, आदेश और संविधान विरुद्ध है तो उससे उन्हें अवैध घोषित कर सकते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की तरह नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के संरक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे, इस हेतु उन्हें कार्यपालिका और विधानमंडल के प्रभाव से दूर रखा
गया है। इस प्रकार से हमने उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री के बारे में अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम आपको स्थानीय सरकार के बारे में, जो स्थान विशेष में सरकार का कार्य होता है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।